तो आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से अमरीश विश्वकर्मा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के विज्ञान की, तो उस सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग हरा होने का मुख्य कारण है पौधे के अंदर एक पिगमेंट का पाया जाना। दैट मीन्स एक प्रकार का केमिकल है ना। उस केमिकल का क्या नाम है? उस केमिकल को अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं और हिंदी में उसको पर्णहरित या पर्णहरिम कहेंगे। यानी कि पर्णहरित या पर्णहरिम के कारण पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, ये अब जो है इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, क्लोरोफिल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम लोग जान लेते हैं। तो पहली बात याद रखना है कि जो क्लोरोफिल होता है वो हरे वर्णक हैं। हरे वर्णक मीन्स हरे रंग का एक केमिकल है ना, पिगमेंट है। दूसरा, ये खासकर पत्तियों में पाई जाती है, इसीलिए पत्तियां जो है हरी होती है। और अगला, ये प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए क्लोरोफिल को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग, अगर परीक्षा में आता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं तो आप क्लोरोफिल पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दो बातें और है जो क्लोरोफिल के बारे में जाननी है कि क्लोरोफिल जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो पर्ण लवक के अंदर पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। और जाते जाते इस प्रश्न के लिए एक और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि क्लोरोफिल जो है, देखो, सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हमें पता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? तो याद रखना है वो क्लोरोफिल करता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हाइड्रा के बारे में जान लेते हैं। आप हाइड्रा को देखे होंगे, वो हाइड्रा कुछ इस टाइप का उसकी संरचना होती है, बनावट होती है, इस तरह की बनावट होती है, जिसमें यहाँ पर आप देखे होंगे कि ये जो बाल जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर ये सब जो है बाल जैसी आपको संरचना दिखाई पड़ती है। इसको हिंदी में स्पर्शक कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे टेंटिकल्स कहा जाता है। टेंटिकल्स कहा जाता है, यानी कि इसी स्पर्शक की मदद से जो है हाइड्रा गति करेगा, चलने फिरने का काम कर पाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में हमारा स्पर्शक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें जानने वाली और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि हाइड्रा जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे मानव भी बहुकोशिकीय जीव है ना, जीव जंतु, हाथी, घोड़ा, ये सभी, गाय, भैंस, ये सभी जो है बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, हाइड्रा को हिंदी में जो है अक्सर जो है जलकुंभी के नाम से जाना जाता है, जलकुंभी। ठीक है, तो जलकुंभी हिंदी में इसको कहा जाता है। और एक हाइड्रा जो है, देखिए, हाइड्रा जो है खासकर वो मीठे पानी में रहता है, यानी कि मीठे, ऐसा तालाब जिसका पानी मीठा हो वहाँ मिलेगा, ऐसी नदी जिसका पानी मीठा हो वहाँ मिलेगा। तो जहाँ पानी के स्रोत हैं और मीठे पानी के स्रोत हैं वहाँ पर हमारा हाइड्रा मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि हाइड्रा जो है अपनी संतान किस विधि से उत्पन्न करता है, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाइड्रा अपनी संतान जो है ना, अलैंगिक जनन के जरिए अपनी संतान उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें संतान उत्पत्ति करने के लिए पुरुष और महिला का होना आवश्यक नहीं होता है, केवल एक ही जीव होते हैं जो संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन के भी बहुत प्रकार होते हैं। तो आपको जानना है कि हाइड्रा, तो एक चीज़ तो हम लोग जान गए कि हाइड्रा अलैंगिक जनन करता है, बट अलैंगिक जनन में कौन सा जनन करता है? तो वो मुकुलन करता है, मुकुलन विधि से अपनी संतान उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हमारा 13 जो है वो
कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं। यानी कि मानव और जो अन्य मांसाहारी जीव हैं निम्नलिखित में से किसको नहीं पचा सकते। तो प्रोटीन तो हम लोग पचाते हैं, वसा मीन्स फैट भी हम लोग पचाते हैं, है ना। सेलुलोज जो होता है वो मानव, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव नहीं पचा पाएंगे। क्यों नहीं पचा पाएंगे? तो आपको याद रखना है कि जो सेलुलोज होता है यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। डेट मीन्स साधारण वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मानव जो है, मानव और मांसाहारी जीव होते हैं वो साधारण वाले कार्बोहाइड्रेट को पचा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके शरीर में जो एंजाइम बनता है वो साधारण वाला कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़कर साधारण अणु में तोड़ता है और जिससे उसका पाचन आसान हो पाता है। लेकिन जो सेलुलोज है, सेलुलोज के अंदर जो है एक जटिल प्रकार का, है ना, कार्बोहाइड्रेट है जिसके लिए हमारे बॉडी में, है ना, एंजाइम नहीं बन पाता है, या मांसाहारी जो जीव हैं उनके बॉडी में एंजाइम नहीं बन पाता है, इसलिए हम लोग जो है और यह मांसाहारी जीव जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला जो सवाल है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है वो सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कहता है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण बताइए। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा पादप यानी कि पेड़ पौधा बताना है जो परजीवी है। डैट मीन्स दूसरे पर निर्भर करता है, वो दूसरे किसी जीव से या पौधे से अपना भोजन लेता है और बदले में हानि पहुंचाता है। देखो, परजीवी शब्द का मतलब होता है कि दूसरे से लाभ लेना, है ना, और बदले में उसको हानि पहुंचाना। तो कैस्कुटा जो होता है, जिसको हम लोग अमर बेल भी कहते हैं हिंदी में, या अमर लत्ता भी कहते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा पौधा होता है जो जिसके पास जड़ नहीं होती है, ठीक है, इसके पास जड़ नहीं होती है, इसके पास इसके आप देखेंगे कि बॉडी में इस तरह का नुकीला नुकीला बना होता है जिसको चूसक कहते हैं। चूसक मीन्स ये क्या होगा कि किसी हरे भरे पेड़ पौधे के ऊपर, ये पीले रंग का होता है, किसी हरे भरे पेड़ पौधे के ऊपर जो है, ये मान लीजिए हमारा ये पेड़ पौधा है और ये पीले रंग का होता है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अपना पूरी तरह से जाल बिछा लेगा और इसके जो तना है, तना में अपना चूसक ऐसे लगा दिया, और ये जो हरा वाला पेड़ पौधा है वो जो भी भोजन बना रहा है उसका भोजन ये जो है चूसक के माध्यम से ये खुद खाएगा, और जो हरा भरा पेड़ पौधा है वो धीरे धीरे करके जो है सूखने लगेगा और अंततः जो है वो समाप्त हो जाएगा, मृत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पेड़ पौधा जो परजीवी है, यानी कि दूसरे से तो लाभ ले रहा है बदले में हानि पहुंचा रहा है, वो है कैस्कुटा, जिसको अमरलता या अमर बेल भी कहते हैं। अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या देखते हैं 15। प्रश्न संख्या 15 है, उसमें कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ मीन्स सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, है ना। ये लार को हम लोग थूक भी कहते हैं। तो लार का बनना बहुत महत्वपूर्ण है, ये भोजन को गीला बनाता है जिससे कि निगल पाना आसान हो पाता है, और लार में कई महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को मारते हैं, जैसे एक लाइजोसोम होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। तो कहता है कितने जोड़े लार ग्रंथि होते हैं, तो याद रखना है 3 जोड़े लार ग्रंथि मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 जोड़े लार ग्रंथि होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कौन कौन होते हैं, तो आप पहला देखेंगे, पहला होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड लार ग्रंथि होता है, ये कान के पास होता है, कान के सामने जस्ट नीचे, कान का जो है कान के जस्ट नीचे जो होता है वो हमारा पैरोटिड लार ग्रंथि होता है, और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। दूसरा नंबर का जो लार ग्रंथि है उसको बोलते हैं सब मैंडिलर, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो सब मैंडिलर जो होता है वो जबड़ा होता है ना, जबड़ा के नीचे पाया जाता है। और तीसरा नंबर की जो लार ग्रंथि होती है उसको कहते हैं सबलिंगुअल, ठीक है। ये जीभ के नीचे पाई जाती है और ये सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहा जाएगा तो कहना है आपको पैरोटिड, और सबसे छोटी सबलिंगुअल, ये जीभ के नीचे पाई जाती है। और मुख्य रूप से कितने लार ग्रंथियाँ होती है, तो 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा सवाल जो है वो है कि दांत के सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि जैसे ये जो है ये दांत है, तो दांत की मुख्य रूप से 3 परतें होती है, समझ गए। दांत की मुख्य रूप से 3 परतें हैं, ये हो गई एक परत, दूसरी परत आप देखिए ये, और एक तीसरी परत ले लेते हैं ये। तो दांत की सबसे पहली परत होती है उसको इनेमल कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे बाहरी परत होती है और सबसे कठोर, मानव के शरीर के सबसे कठोर परत इनेमल होती है, और ये दांत की सबसे बाहरी परत होती है। दांत को सुरक्षा प्रदान करता है
है ना, दांत को सुरक्षा प्रदान करेगा, दांत में जो खोड़हर हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है, उसको ना होने देगा ये, ठीक है। इसके बाद जो रेड कलर से आप दिख रहा होगा जो दूसरी परत है, ठीक है, तो दूसरी परत जो है उसको कहा जाता है डेंटिन। ये दांत की दूसरी परत है और ये है दांत की तीसरी परत जिसको पल्प कहते हैं, पल्प कहते हैं। तो मुख्य रूप से इस दांत की जो है 3 परतें हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प, ठीक है। और सबसे बाहरी परत हो जाती है इनेमल, जो सबसे कठोर, और सबसे बाहरी परत है जो दांत को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन खुद बना ले, है ना, खुद संश्लेषित कर ले, किसी दूसरे भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे करते हैं स्वपोषी पोषण, और कुछ बैक्टीरिया हैं जिन जो हरे नहीं हैं फिर भी जो है वो क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। जैसे आपका सल्फर बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, ये सब जो होते हैं स्वपोषी पोषण करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं और उनके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं, बट वो खास केमिकल के प्रेजेंस में, केमिकल की उपस्थिति के कारण, है ना, वो स्वपोषी पोषण कर पाते हैं। तो ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसका मतलब ये सभी के सभी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या 12 होता है, परमाणु भार 24 होता है, इसका परमाणु भार 24 होता है। अगर हम बताएं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगली कक्षा में 8 होगा, अब ये दोनों मिलकर 10 हो गए और टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है। तो सबसे आखिरी कक्षा में 2 है। सबसे आखिरी कक्षा में यानी कि यहाँ पर अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है तो वो धातु है। इसका मतलब मैग्नीशियम एक धातु है। और धातु जो होते हैं, धातु, मैग्नीशियम एक तरह का धातु है क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और रूल होता है कि 1, 2, 3 रहने पर धातु कहलाते हैं। अंतिम कक्षा में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो धातु, मैग्नीशियम धातु है। और धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और त्याग कर धन आयन बनाते हैं। यानी कि अगर इस टॉपिक को आगे हम समझें तो मैग्नीशियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 2, तो इसके अंदर वो गुण पाया जाता है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। यानी कि बाहरी इलेक्ट्रॉन 2 है, त्याग देगा तो इसके पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन अब 2, उसके बाद 8, और इसको तो त्याग दिया तो त्यागने से प्लस चार्ज का इस पर निर्माण हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज का निर्माण होगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीशियम का आयन, है ना, और प्लस चार्ज है यानी कि धनायन, ठीक है। तो ये तो केमिस्ट्री की बात हुई। हमें तो यहाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन करना है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखना, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा योगदान है और ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। प्रश्न नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 19 है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग के बारे में बात कर रहा है। तो हम सभी को पता है कि आहार नाल मुंह से शुरू होता है और गुदा पर ख़त्म होता है। यानी कि जहाँ वह अंग जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको मुंह कहेंगे, और वह अंग जहाँ से हम मल मूत्र त्यागते हैं, मल त्यागते हैं, पोटी त्यागते हैं, उसको गुदा कहते हैं। यानी कि माउथ से शुरू होता है और एनस तक ख़त्म होता है। यहाँ से यहाँ तक की नली को आहार नाल कहा जाता है। इसके बीच बहुत सारे अंग है, आमाशय है, भोजन नली है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यकृत है ना, बहुत सारे अंग हैं जो भोजन के पाचन में योगदान देते हैं। तो मुंह से लेकर गुदा तक की जो नलियां हैं, है ना, इसको आहार नल कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो इसमें प्रश्न करा है कि सबसे बड़ी, तो याद रखना है कि सबसे बड़ी जो नली है, सबसे बड़ी नली है वो है हमारी छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत सबसे बड़ी नली है, ठीक है। वो 6 से 7 है ना मीटर लंबी होती है छोटी आंत, और बड़ी आंत जो होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। और आहार नाल कितना लंबा होता है, आहार नाल के बारे में 6 to 8 मीटर लंबा होगा, 8 से 10 मीटर लंबा होगा। तो सबसे बड़ी जो आहार नाल की सबसे बड़ी भाग जो होता है वो हमारा छोटी आंत या क्षुद्रांत कहलाएगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन में मदद करता है, प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन हार्मोन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो ये जो ट्रिप्सिन हार्मोन जो है, ट्रिप्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है कि प्रोटीन को तोड़ता है और तोड़ के अमीनो अम्ल बना देता है, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ देगा ट्रिप्सिन हार्मोन और एंजाइम, और उसको तोड़ के अमीनो अम्ल बना देगा, जिससे कि प्रोटीन का पाचन आसान हो जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है, वो कहता है
कि मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग का मतलब वह अंग जिसका पहले कभी कोई काम होता होगा, पहले कोई काम वो करता होगा शरीर के अंदर, बट आज के समय में उसका अभी कोई काम नहीं है, उसको हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। तो मानो कि आहार नाल की बात कर, आहार नाल तो पता है माउथ से शुरू होता है और एनस यानी कि गुदा यानी कि वह स्थान जहाँ से हम पोटी त्यागते हैं वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इसके यहाँ से यहाँ की जो नलियाँ हैं, नली है, उसको आहार नल कहेंगे। तो इसमें अवशेषी अंग कौन सा है, कौन सा अंग है जो बेकार का है, कोई काम का नहीं है? तो आपको याद रखना है कि जो हमारी जो बड़ी आंत है, जो हमारी बड़ी आंत है, उसका ये वाला हिस्सा सीकम कहलाता है, सीकम। और सीकम से एक उंगली जैसी बनावट जुड़ी हुई है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, ये आहार नल का एक अवशेषी अंग है, बेकार का अंग है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर देखिए, एक तो परमाणु होता है, परमाणु का भी नाभिक होता है जहाँ पर उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर जो नाभिक होता है, नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी जो खोज किए थे, है ना, वो रदरफोर्ड किए थे। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो केमिस्ट्री में जो कोशिका होती है, चाहे वो जैसे ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका जो है ये प्लाज्मा झिल्ली है और ये केंद्रक है, ये पादप कोशिका, पौधे की कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति पहले होती है, फिर प्लाज्मा झिल्ली होती है, फिर केंद्रक होती है। तो बायोलॉजी में जो केंद्रक है उसकी जो खोज किए थे वो किए थे रॉबर्ट ब्राउन किए थे, और वो 1831 में किए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द माइक्रोग्राफिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 24 है कि पौधे और पशुओं की कोशिका यानी कि सेल्स के वैज्ञानिक अध्ययन को, कोशिकाओं के अध्ययन को अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं, और हिंदी में उसको कोशिका विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो भोजन होता है जमा, उसको मंड कहते हैं और अंग्रेजी में उसको स्टार्च कहते हैं। तो पौधे में भोजन जो होता है मंड या स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी।